हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर लेकर आ गई हूँ आपके लिए आज L3 चैप्टर नंबर 4 का, जो कि हमारा चल रहा है क्लास 11th में, प्राणी जगत या एनिमल किंगडम। और क्या क्या पढ़ना है हमें ये तो आपको पता ही है, इतने सारे जीवों के और संघों के लक्षण पढ़ने हैं हमें सब कुछ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यानी कि लेक्चर फ्लो रहेगा वो कुछ ऐसा है जिसमें हमें सबसे पहले संघ पॉरीफेरा की शुरुआत करेंगे आज हम, और उनके जनरल कैरेक्टर यानी कि सामान्य लक्षण देखेंगे कि कैसे होते हैं पॉरीफेरा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। संघ पॉरीफेरा, संघ मीन्स फाइलम, ये हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आ रहे हैं कि हमने हायरार्की सिस्टम यानी कि जो वर्गीकरण प्रणाली है उसमें जो 5 जगत अवधारणा देखी हमने, और हायरार्की सिस्टम देखा कि हर चीज़ को हमने जगत, संघ, ठीक है, फिर क्लास, गण, ऑर्डर, ये सब चीज़ों में बांटा हुआ है। तो उसमें हम जो देखने वाले हैं एनिमल किंगडम यानी कि जगत कौन सा है, जगत कौन सा है, प्राणी जगत, और उसका जो पहला संघ है वो है पॉरीफेरा। तो उसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं। नाम से इसके आधा मीनिंग समझ में आ जाएगा। पोरी, पोरी का मतलब होता है पोर्स यानी कि छेद, यानी कि ऐसे जीव जिनमें बहुत सारे छेद हैं। तो क्या आप बोलेंगे कि हाँ लगता है इसको, वो जो सलमान खान की कौन सी पिक्चर थी उसमें इसने क्या गोलियां मार मार के इसमें छेद कर दिए हैं बहुत सारे। तो हो सकता है कि इतिहास में कभी इसके साथ ऐसा हुआ हो कि कोई आया हो दबंग इंस्पेक्टर और उसने इसके छेद कर दिए हों और अब ये छेदिल हो गया है। ठीक है, छेदी सिंह बन गया है ये। तो ये छेदी सिंह है जिसमें बहुत सारे छेद हैं, इसीलिए इस संघ को पॉरीफेरा संघ कहते हैं, क्योंकि इसके प्राणियों में छेद ही छेद हैं। ठीक है, चलो सामान्य लक्षण अगर हम देखेंगे तो इस संघ के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, यहां पे मैं लिख दूं क्या, पोर, वरना सुनते तो आप है नहीं, फिर बोलेंगे मैम पोर का मतलब क्या होता है, पोरी का मतलब क्या होता है। पोरी का मतलब होता है रंध्र, या रंध्र भी नहीं बोलूंगी, रंध्र तो भाई प्लांट में होते हैं। पोरी का मतलब होता है छेद, पोर्स। ठीक है, और फाइलम, पॉरीफेरा, फेरा का मतलब होता है कोई समूह या एनिमल। ठीक है, आवाज कैसा है तो देखिए मैक्सिमम इसके जो आपको मिलेंगे वो मरीन वाटर यानी कि समुद्री जल में मिलेंगे। मरीन वाटर, समुद्री जल, लवणीय जल जिसको आप कहते हैं, वहां पे मिलेंगे। सभी स्पंज जलीय होते हैं, इनमें अधिकांश जल में तथा कुछ स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। अब स्वच्छ जल का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो है स्पॉन्जिला। इसको याद रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दिया है मैंने इसको। स्पॉन्जिला है वो स्वच्छ जल में पाया जाता है। अब स्पॉन्जिला क्या है, आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट का, वहां पे जेम्यूल अगर आपने सुना हो, किसी ने आपको बताया हो, तो स्पंज पॉरीफेरा संघ के जो स्पॉन्जिला ग्रुप के मेंबर हैं वो एक अलैंगिक जनन की इनमें स्पेशल टेक्निक पाई जाती है जिसको जेम्यूल बनाना कहते हैं। जेम्यूल बनते हैं इसमें, ये इनकी स्पेशलिटी होती है। बहुत सारे इसके मेंबर ऐसे हैं अनोखे अनोखे, अभी एक दो की देखेंगे हम खासियत। आकृति एवं आकार, शरीर जो होता है वो 1 से लेके 200 सेंटीमीटर तक लंबा, नालवत, वृत्ताकार, गोलाकार, प्याले या तश्करी के आकार का, कीपनुमा या अनियमित आकार का होता है। अब देखेंगे आप इसके आकार। वेराइटीज ऑफ शेप्स आर अवेलेबल इन पॉरीफेरा संघ। ठीक है, नेक्स्ट है सममिति। देखो मैंने आपसे कहा था हमने जो वर्गीकरण का आधार लिया है ना, वहां पे मैंने आपको एग्जांपल बता दिए थे कि किसमें कौन सी, बस उन्हीं को अब आपको संघों में डिवाइड करना है कि किसमें कौन सी आकार कैसा होता है, एक ही फॉर्मेट रखना है आपको। आप बताएंगे रहते कहाँ हैं, आवास बताना है, जैसे मैंने आपको यहाँ इसीलिए ऐसे लिख के दिया है। और देखो बुक में तो एक एक लाइन लिखते हैं ना, आप ये हाईलाइट बना के लिख, बच्चे पूछते हैं नोट्स, ये नोट्स का ही तो एग्जाम्पल है कि कैसे नोट्स बनाने। भाई आपको एक तो आप लाइन लिख दो सीधी सीधी,
एक पैराग्राफ लिख दो। और आप अगर ऐसे देखो पॉइंट बना के लिखोगे, जैसे हमने पहले सामान्य लक्षण में हेडिंग डाल दी आवास, अब अगर आप ये आवास हेडिंग नहीं डाल के सिर्फ सिंपल सा लिख दोगे तो इतना इंप्रेशन नहीं पड़ेगा जितना आपने हेडिंग डाल के आवास लिख के किया। दूसरे में आपने डाल दी हेडिंग कि आकृति और आकार बता दो, तो ये आकृति और आकार। तीसरे में हमने हेडिंग डाल दी सममिति, तो हमें पता है कि पॉरीफेरा संघ के जो प्राणी है उनकी सममिति कैसी है। अधिकतर स्पंज असम्मित होते हैं। ये जब हमने असम्मित पढ़ी थी तो एग्जाम्पल दिया था पॉरीफेरा संघ का कि पॉरीफेरा संघ के जो स्पंज है उनमें क्या होती है, असम्मित आकार के होते हैं। और अमीबा, गोगा का भी एग्जाम्पल दिया था। परंतु कुछ अरीय सम्मिति के भी होते हैं। अब देखो ये वही पहला लेक्चर जिन्होंने अटेंड नहीं किया है फर्स्ट 2, उनको ये सब शायद ऊपर से जा रहा होगा कि ये असम्मित क्या होता है और अरीय सम्मित क्या होता है। असम्मित जिनको हम किसी भी काट से, किसी भी कट लगा के दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, बराबर दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते, उसको हम सम्मिति, सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। और अरीय का मतलब क्या है कि किसी भी केंद्र से जाने वाली अक्ष से अगर हम उसे दो भागों में बांट सके, समान भागों में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अरीय सम्मिति। उसके लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर जो है वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी। बस उन्हीं को आपको पेस्ट करना है कि इसमें ऐसा पढ़ा जाता है, इसमें ऐसी सम्मिति है, ये यहाँ रहते हैं, वो वहाँ रहते हैं। वो सारी पंचायती जो होती है ना, कौन कहाँ रहता है, क्या कर रहा है, वो वाली यहाँ पे करनी है। ठीक है, अरीय सम्मिति है मतलब आप क्या कर सकते हैं, इनको किसी भी केंद्र अक्ष से गुजरने वाली काट से दो या समान भागों में बांट सकते हैं, रेडियल सिमेट्री जिसको कहते हैं। जैसे साइकोन, अभी पिक्चर बताएंगे आपको साइकोन का। जनन स्तर यानी कि जर्म लेयर, ये हम पढ़ चुके हैं कि जर्म लेयर जो है सिलेंट्रेटा तक कैसी थी, डाइडिप्लोब्लास्टिक थी। और पॉरीफेरा कहाँ आ रहे हैं भाई, पॉरीफेरा जो है वो सिलेंट्रेटा से पहले आ रहे हैं, इट मींस इसमें क्या होगी, वही द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक होंगे, बस वही लिखना है। जनन स्तर यानी जर्म लेयर। स्पंज प्रथम बहुकोशिकीय, कैसे हैं ये, मल्टी सेल्यूलर है। अभी तो हमें वो भी लिखना है संगठन कि इसमें कैसा संगठन, देखो आंसर यही मिल गया है उसका कि ये बहुकोशिकीय है। ठीक है, मतलब एक कोशिका नहीं है, इसमें बहुत सारी कोशिका है, लेकिन उत्तक वगैरह नहीं बना है इसमें। ठीक है, अभी उत्तकों का निर्माण नहीं हुआ है। द्विस्तरीय यानी डिप्लोब्लास्टिक जंतु है। अब इसको आप बढ़ा के कैसे लिख सकते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक जंतु है, इनमें दो तरह की जर्म लेयर या जनन स्तर पाए जाते हैं, एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है, बस उसको बढ़ाना है। शारीरिक संगठन आ गया, ये कोशिकीय स्तर के संगठन वाले होते हैं, मतलब इनमें अभी क्या बनना हुई है, सेल बनना शुरू है। हालांकि ये एक सेल नहीं है, बहुत सारी सेल हैं, लेकिन उत्तकों का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। साथ में वही लाइन आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ आप वो लिख सकते हैं कि उत्तकों का निर्माण बनना शुरू नहीं हुआ है। नेक्स्ट है शरीर प्रकार, कि इनका शरीर कैसा है। शरीर छिद्र युक्त है, इसकी बात हम अभी कर चुके हैं कि संघ पॉरीफेरा के नाम में ही उसका कैरेक्टर छुपा हुआ है। एक तो ये छिद्र दो प्रकार के होते हैं, अब इसको समझाते हैं। अंदर खींचने वाले छिद्र जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, तथा बाहर निकालने वाले छिद्र जिन्हें अपवाही रंध्र या ऑस्कुलम कहते हैं। स्पंज गुहा उपस्थित होती है। ये क्या रामायण है, इसको समझते हैं। साइकोन की बात की थी, साइकोन को ही एग्जांपल लेके मैं यहाँ पे बना रही हूँ। देखो इनका शेप कुछ ऐसा होता है। अब इसमें बहुत सारे पोर्स हैं, तो ये पोर्स जो है वो कुछ मैं ऐसे बना देती हूँ। बनाना भी है आपको डायग्राम, भाई बुक के में तो फोटोग्राफ दे रखे हैं, आप कैसे बनाओगे ये देख लो कैसे बनाना है। अब ये क्या है, ये साइकोन है। इसमें दो प्रकार के छिद्र होते हैं। एक तो होता है बिल्कुल टॉप पे, जिसको कुछ ऐसा सा शेप होता है, जिसका ऐसे लाइन वाला, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम, या यहाँ पे जो हिंदी दे रखा है अपवाही रंध्र। देखो जहां तक इंग्लिश याद करोगे सुखी रहोगे। फिर से बोल रही हूं मैं, इसको क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। बीच में कैविटी होती है, हालांकि ये सिलोमिक नहीं है, ये हम पहले देख चुके हैं कि सिलोमिक होते हैं जिसमें मेसोडर्म है, लेकिन इसमें तो मेसोडर्म बनी ही नहीं है, ये तो है ही
डाई डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन इनकी जो गुहा है वो थोड़ी स्पेशल टाइप की, मेसोडर्म से आस्तरित नहीं है। ये कैसे है, अगुहीय बोल सकते हैं। इनके बीच में कैविटी तो है, लेकिन उस कैविटी को हम, मतलब ये ऊपर तो छिद्र दिख रहे हैं, अंदर क्या होगी, एक कैविटी है जिसको हम बोल रहे हैं स्पंज गुहा। इसीलिए इसका नाम स्पंज गुहा है, क्योंकि ये नॉर्मल वाली सिलोम नहीं है जिसकी हमने बात की थी, असिलोमिक है ये, यानी कि इसमें सिलोम है ही नहीं। स्पंज गुहा या स्पॉन्जोसील कहते हैं इसको, ठीक है। इसकी ये जो पोर्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे, इन पोर्स को ही हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। ठीक है, जिसको यहाँ पे लिखा है कि वो अंदर खींचने वाले, क्या अंदर खींचने वाले, जल, क्योंकि ये कहाँ है भाई, जल में। अब क्या प्रोसेस है जल का, अब ये देखो ऑस्टिया यहाँ से आपको सामने दिख रहे हैं, इस जगह पे भी तो होंगे, तो इस जगह पे भी तो रंध्र है, ये ऑस्टिया वाले। तो आप जब डायग्राम बनाएंगे तो बीच बीच में थोड़ा सा मिटा के लाइंस को ऐसे बना सकते हैं। किसका बना रहे हैं हम, साइकोन का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। अब पानी आता है, पानी कहाँ से आएगा, ये जो ऑस्टिया है यहाँ से पानी आएगा, स्पॉन्जोसील के अंदर पूरा बहेगा, ऊपर नीचे होगा, उसमें जो भी इसके खाने लायक चीजें होंगी तो ये खा लेगा, बाकी इसको जो विसर्जित करना होगा वो विसर्जित कर देगा, और पानी जो है वो अपवाही रंध्र यानी ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। यहाँ से आएगा, ऊपर जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा पानी। ये सिस्टम होता है इसके क्या करने का, जल को प्रवाहित करने का। यहाँ पे ये बेस से चिपका हुआ रहेगा, ठीक है, सबस्ट्रेटम से। कुछ फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं, लेकिन अधिकतर बेस से चिपके हुए होते हैं। ये देखिए, ये है साइकोन, ये नेचुरल साइकोन, कितना मस्त कलरफुल लग रहा है। ये भी साइकोन है। देखो साइकोन में भी बहुत सारी स्पीशीज है, और ये जो है ये है स्पॉन्ज, यानी जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जिला। इसका कॉमन नेम आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। मिलता भी है भाई, अमेजोन पे मिल जाएगा, बड़ा महंगा मिलेगा। सही में जब ये इसमें, ये ऐसा तो एनिमल है, लेकिन जब ये डेड हो जाता है तो ये डेड होने के बाद ऐसा सॉफ्ट सा स्पंज बन जाता है, और फिर इसको क्या करते हैं, निकाला जाता है। वही जो गोताखोर होते हैं, जो स्कूबा डाइवर होते हैं, वो निकाल के लाते हैं और वही रगड़ने का, अपने कूचा होता है ना, वो उस काम में लेते हैं। लेकिन ये अमेजोन पे मिलता भी है, आप सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो ये है स्पॉन्ज, ये दिखता भी वैसे है, सूखने के बाद भी वैसा है, तो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर हम इसको बाथिंग स्क्रब या बाथिंग स्पॉन्ज भी कहते हैं। तो इसका कॉमन नेम आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये है साइकोन की पिक्चर्स जो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये देखिए, खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा, ये देखिए कितना मस्त है। मतलब आप इसको रियल में, पता नहीं आप प्रैक्टिकल लैब में कभी जा पाएंगे या गए हैं या नहीं गए हैं, पर अगर नहीं गए और नहीं देखा है तो मिस कर दिया है आपने। इसको बॉटल में रखा हुआ सेम एज इट इज दिखता है, ये बॉटल में जहाँ पे लैब के अंदर रखा होता है। तो इसको बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम तो यूकेप्टेला, लेकिन इसको क्या कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। क्या कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। क्यों कहते हैं, सवाल तो यही है, क्यों कहते हैं बच्चों। ये बेटा मैं ये पढ़ा रही हूँ ना, ये आपको प्रैक्टिकल में लर्न भी करना है। प्रैक्टिकल में हर संघ के, प्राणी वाले में भी और एनिमल वाले में भी जो हम पढ़ के आए हैं ना, प्रैक्टिकल की बुक खोलोगे तो वहाँ पे हर एक प्राणी के बारे में, मतलब इसका शायद एग्जांपल साइकोन भी दे रखा है, स्पॉन्जिला भी दे रखा है, और ये यूकेप्टेला भी दे रखा है। इनके कैरेक्टर्स हालांकि सेम ही रहेंगे क्योंकि पॉरीफेरक हैं। उनको कॉमन नेम क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उनमें क्या क्या मिलता है, और लैब में जो स्पेसिमेन रखे हुए हैं उनको देखना भी है। ये सब प्रैक्टिकल में आपको लर्न करना है भाई। थ्योरी में तो सिर्फ आपको पॉलीफेरा संघ के प्राणी पढ़ने, लेकिन प्रैक्टिकल में इनको भी पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा बीएससी में आता है। कुछ कॉमन नेम आप याद रखेंगे, जैसे इसको कहा जाता है, उसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, इसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। क्यों, क्योंकि जापान में ये जब मर जाता है, मतलब इसके अंदर का एनिमल मर जाता है, तो ये ऐसा कैसा एज इट इज रह जाता है,
और इसको निकाल लिया जाता है और फिर जो न्यू मैरिड कपल होते हैं, मतलब जिनकी नई नई शादी हुई होती है, उनको ये गिफ्ट में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ना, इसकी स्पेशलिटी है। देखो इसके अंदर एक, ये खुद एनिमल, इसके अंदर एक और छोटा सा एनिमल रहता है इन जालियों में, और वो एनिमल इसके साथ ऐसे रहता है कि जब तक ये जिंदा रहता है इसके साथ वो एनिमल जिंदा रहता है। छोटा सा आप बोल सकते हो सूक्ष्म जीवी है, वो रहता है। जैसे ये सूख जाता है या मर जाता है वो भी मर जाता है, और वो जिंदगी भर के लिए इसी में कैद रहता है। ये जो जाली से बने हुए थे ना, उसको बोलते हैं कैद रहना। तो वो जापान में इसको क्यों देते हैं इस सिंबल के साथ कि देखो जिस तरह ये दोनों, मतलब वो एनिमल और ये एनिमल साथ साथ रहे, जिए भी साथ साथ, मरे भी साथ साथ, तो आप भी नई नई शादी हुई है, आप भी जियो भी साथ साथ, मरो भी साथ साथ, मतलब मारा मारी मारा काट करते रहो घर के अंदर और जीवन भर साथ रहो, तू मैं तुम्हारी चलती रहे। ठीक है, तो ये यूकेप्टेला को आप ध्यान रखेंगे, इनका कॉमन नेम याद रखेंगे, वीनस बास्केट। सेम वैसा दिखता है, आप खुश हो जाओगे अगर आपने लैब में इसको देखा है तो। चलिए, ये ऐसे लाइव गुच्छों में, और ये बड़ा सा, हमारे लैब में ये जो इतना बड़ा है ना, उतना ही बड़ा था एग्जैक्ट साइज का। चलिए आइए, अच्छा ये मैं जो बोल रही हूँ कि ये जो सूख जाने के बाद एज इट इज रह जाते हैं, तो एक चीज यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि इनका जो कंकाल होता है, मतलब इनका जो अंदर का स्केलेटन होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है। ठीक है, तो एनिमल मर जाएगा लेकिन कंकाल हम मर जाते हैं, हमारा स्केलेटन एज इट इज रहता है ना, तो इनका ये स्केलेटन है जो आपको दिख रहा है। एनिमल तो भाई अब फोटो लिया पता नहीं जिंदा था, ये तो लाइव दिख रहा है मुझे, ये वाला, इसमें तो है एनिमल, शक्ल से लग रहा है, ये सूखा हुआ है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या है, ठोस पदार्थ है, चूना है, वो तो गलेगा नहीं, तो ये इसीलिए स्पॉन्ज भी एज इट इज रह जाता है पढ़ने के बाद, और ये यूकेप्टेला भी क्या रह जाता है, एज इट इज रह जाता है। ठीक है, चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट। पिक्चर्स तो आपने देख लिए सब, ये साइकोन वगैरह सब रह जाएंगे जिंदा, क्योंकि इनका आंतरिक जो है वो शरीर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। चलिए आइए नेक्स्ट पे, देह भित्ति। देह भित्ति हम बात कर चुके हैं, ये एसिलोमेट है क्योंकि इनमें सिर्फ स्पंज हुआ है। ये एक सामान्य स्पंज की देह भित्ति में निम्न 3 स्तर होते हैं। क्या 3 स्तर, देखो एक, वैसे तो 2 ही है, उस 2 को हमने अगले 2 में बांट दिया। सबसे पहला है पिनिकोडर्म, जिसको बाहरी त्वचा भी बोल सकते हो या त्वचीय स्तर भी बोल सकते हो। ये 2 हैं, एक तो पिनिकोसाइट टाइप की कोशिकाएं हैं इसमें, और एक रंध्र कोशिकाएं, अभी समझा रही हूं मैं क्या है। और गैस्ट्रल लेयर यानी आंतरिक लेयर, इसको क्या बोल सकते हो, ये तो बाहरी वाली है, बाहरी, और इसको हम बोल सकते हैं ये कैसी है, आंतरिक है। ठीक है, तो इसकी संरचना, अभी हमने साइकोन बनाया वो बाहर से दिखने वाला बनाया, अब अंदर झांक के देखेंगे। ठीक है, तो बाहर वाली में 2 टाइप की कोशिकाएं, जिसमें से एक मैंने आपको बता दी ऑस्टिया, जो हमने अभी कहा रंध्र कोशिकाएं, इसी को ऑस्टिया कहते हैं। गैस्ट्रल इंटेस्टाइन, इसमें कशाब युक्त कोशिकाएं होती हैं जिसको कॉलर सेल्स, भाई इसको याद रखें, कीप कोशिकाएं, ये स्पेशलिटी है पॉरीफेरा संघ की। हर संघ की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, और पॉरीफेरा की ये स्पेशलिटी है कि इसमें कोएनोसाइट्स यानी कि ये कॉलर सेल्स पाई जाती है। इंग्लिश में इनको कोएनोसाइट कहते हैं, हिंदी में इसको कीप कोशिकाएं कहते हैं। ये पाई जाती है, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, क्या है ये समझते हैं। देखो साइकोन बनाया हमने, अभी हमने बोल दिया ये डिप्लोब्लास्टिक है। अब ये बाहर वाली लेयर है, ठीक है, ये तो ऑस्कुलम हो गया। बाहर की साइड जो त्वचीय परत है, त्वचीय परत जो है वो 2 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। पहली कुछ ऐसी होती है, ऐसी लीफ लाइक ऐसी, और बीच में इसका केंद्र, ये छोटी बड़ी हो सकती है। ठीक है, सिंपल एक कोशिका, क्योंकि इसमें उत्तक तो बने ही नहीं, कोशिकाएं हैं लेकिन वो भी अलग अलग टाइप की है। तो पहले वाली जो है इनको हम बोलते हैं पिनेकोसाइट, ये वाली।
ठीक है, पिनिकोसाइट। अंदर की तरफ जो कोशिकाएं हैं, मतलब त्वचीय के ही नेक्स्ट जो लेयर है, उसको यहाँ पे हमने बोल दिया कि रंध्र उपस्थित है, वो तो पूरे पोरिफेरा में ही उपस्थित है। तो मैं क्या इसको येलो से बना दूं ऐसे जगह जगह पे, ये हो गई हमारी रंध्र कोशिकाएं। हालांकि इसको आप बड़ा करोगे तो ये आपको कुछ ऐसी दिखेगी, जैसे ये हो गया, ये देखो ये रंध्र है, ऑस्टिया, ये रंध्र हो गया, ऑस्टिया जिसको कह रहे हैं, गैप है बीच में, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी ये पिनिकोसाइट। इसके बीच बीच में क्या होती है, रंध्र कोशिकाएं होती है। अब पूरा देख लो आप ऐसे ऐसे, है ना। अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे बना सकती हूँ, ये लो, ये ऑस्टिया, ये हो गए ऑस्टिया। अब अंदर यानी कि आंतरिक सतह, जिसको गैस्ट्रिक लेयर कहते हैं, देखो नाम तो दोनों याद रखने पड़ेंगे, आंतरिक वाला भी याद करना पड़ेगा कि इसको आंतरिक कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक लेयर भी कहते हैं। उनमें विशेष टाइप की कोशिकाएं होती हैं जिनको कीप सेल्स कहते हैं, कीप ऐसी। ये पास पास होती है, मैं आपको समझाने के लिए दूर बना रही हूं, और बीच में द्रव्य भरा होता है। ये दूसरी लेयर हो गई अंदर वाली। और बीच में दूसरे टाइप की कोशिकाएं, बहुत सारी और भी कोशिकाएं होती हैं जिसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, और भी कोएनोसाइट्स के अलावा भी बहुत सारी कोशिकाएं इसमें होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो है, ये देखो, इसको कलश कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है, दूसरा नाम। कैसा स्ट्रक्चर है इसको मैं बड़ा बता देती हूँ, देखो ये ऐसी है कुछ। इनके अंदर एक कशाब होता है, मतलब कशाब तो समझ गए ना, फ्लैजिला पढ़ के आए हुए हो। ये देखो, ये कोएनोसाइट हो गई, और इसके बाहर ये कशाब निकला हुआ है, यहां से आधे में से ये कशाब, ठीक है। तो ये कशाब होता है, और इसके अंदर वही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि कोशिका है, कोशिकाएं तो सब है, इसमें रिक्तिकाएं होंगी, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं होंगी, और सब में होगी। और बीच बीच में इनमें कंटिकाएं भी होती हैं। कंटिकाएं मतलब स्पिक्यूल्स, कंटक, ठीक है। कंटक को ग्रीन कलर में बनाते हैं। ये बीच बीच में इसमें क्या होंगे, ऐसे कंटक होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बेहतर और ऐसे बना सकते हैं, भाई बनाओ कैसे भी। यहाँ पे आप न्यूक्लियस बना दो, यहाँ पे अंतःप्रद्रवी जालिकाएं, तो ये हो जाएगी कलश कोशिकाएं, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कीप कोशिकाएं, कोएनोसाइट्स। तीनों नाम याद रखें। आई बात समझ में कि कैसे होता है। ये ऐसे रहती है और इसमें यहाँ से फ्लैजिला निकले हुए रहते हैं। क्या काम है इन फ्लैजिला का, भाई जल के प्रवाह को बनाए। जल अंदर तो आ गया, लेकिन उसको बहा के बाहर भी तो निकालना है, फ्लोइंग तो देनी है ना, वो फ्लोइंग देने का काम ये करते हैं। और हमने बोल दिया इसमें ऊतक नहीं है, तो भाई पाचन, डाइजेशन, उत्सर्जन सब इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा करना है इनको, ठीक है। चलिए, पाचन अंतःकोशिकीय तथा खाद्य दानियों में होता है। मैंने कहा हर कोशिकाएं, उसमें क्या होगी, रिक्तिका भी होगी, खाद्य दानी भी होगी। जो भी कोशिकाएं, जैसे मान लो हम कलश कोशिकाएं की बात करते हैं, तो ये कलश कोशिकाएं है, उसमें क्या होगी, खाद्य दानी होगी। और खाद्य आएगा कैसे, पानी के थ्रू। जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आएंगे उनको ये ले लेंगे अंदर और पचा लेंगे, और उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकाल देंगे वापस उसी से। श्वसन, इसमें गैसों का आदान प्रदान कोशिका की जीव द्रव्य कला की सहायता से विसरण द्वारा किया जाता है, ठीक है। श्वसन कैसे हो रहा है, श्वसन भी वही कोशिकाएं कर रही हैं जो पाचन कर रही हैं, क्योंकि अलग टाइप का इनमें कोई ऊतक नहीं है, ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो वही कोशिकाएं क्या कर रही है, विसरण द्वारा। विसरण क्या है, विसरण यही कोशिका है, कोशिका के बाहर जो है वो ऑक्सीजन है या CO2 है, ठीक है, और CO2 भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में क्या चलता रहेगा, विसरण की प्रक्रिया। विसरण का मतलब क्या होता है कि
अपना किसी भी गैस का या किसी भी द्रव का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। तो जब पानी की करंट, जो हमने साइक्लोन देखा, देखो पानी यहां से आया, यहां पे गया, लहरें, लहरों में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, यहाँ पे कोशिकाएं हैं वो कोएनोसाइट्स, और वो क्या करेंगी भाई, जब उनको ऑक्सीजन लेनी है तो वहां से ऑक्सीजन दे देगी, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर छोड़ देंगी विसरण की प्रक्रिया द्वारा। उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड उधर चली जाएगी, ऑक्सीजन जल में ज्यादा है तो जल से ऑक्सीजन उनके पास आ जाएगी, तो विसरण द्वारा जो है वो प्रक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट है उत्सर्जन, वो भी वही कोशिकाएं करेंगी। उत्सर्जी पदार्थ निष्कासन जीव द्रव्य कला की सहायता से विसरण क्रिया द्वारा होता है। सेम अमोनिया इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। इनके लिए उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। हमारे लिए क्या होता है? यूरिया। एनिमल्स पढ़ चुके हो आप कि एनिमल्स जो है 3 कैटेगरी में बांटे गए। एक तो अमोनियोटैलिक जो अमोनिया सिक्रीट करते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, एक यूरियोटैलिक जैसे हम यूरिया निकालते हैं उत्सर्जी पदार्थ के, एक यूरिकोटैलिक जैसे पक्षी है, रेप्टाइल्स हैं, ये यूरिक अम्ल निकालते हैं, है ना, एसिड। तो ये इनमें क्या होता है? अमोनिया होता है। अब जनन की बात कर लेते हैं। ये प्राणी नर व मादा पृथक पृथक नहीं होते, मतलब कैसे हैं ये? कैसे हैं? उभयलिंगी है, ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट। अब हर्मेफ्रोडाइट जो नया एक कैरेक्टर है, हर्मेफ्रोडाइट का मतलब भी वही होता है जिसको हम क्या बोलते हैं कि नर व मादा एक ही एनिमल की बॉडी में उपस्थित है और अलग अलग नहीं है, मतलब एक नर साइकोन और एक मादा साइकोन ऐसा नहीं है, सेम है, दोनों एक ही में, क्योंकि कोशिका उत्तक एक ही है। वही कोशिका, उनमें से कुछ कोशिका, इतनी सारी कोशिका, मैंने कहा ये कोशिकाएं बहुत टाइप की है, हमने तो सिर्फ कोएनोसाइट पढ़ी है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदल के नर जैसी बन जाएगी, नर की तरह काम करने लग जाएगी, और कुछ कोशिकाएं अपना आकार चेंज करके मादा की तरह, फिर वो दोनों मिल जाएंगे, उनमें लैंगिक जनन हो जाएगा। लैंगिक अलैंगिक जनन दोनों टाइप का पाया जाता है, और मैंने अभी आपको स्पॉन्जिला में समझाया कि स्पॉन्जिला में स्पेशल जेम्यूल्स बनते हैं जब अलैंगिक जनन होता है। इसको आप ध्यान रखें, कहीं नोट कर दें स्टार मार्क करके कि अलैंगिक जनन विखंडन से होता है, एक तो वही खंडन होगा, प्लस स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, इनमें बीजाणु भी बनेंगे जिसको हम जू स्पोर कहेंगे क्योंकि इनके चलनशील होंगे, प्लस जो स्पॉन्जिला है उसमें स्पेशल टाइप की आकृतियां बनती है जिनको जेम्यूल्स कहते हैं। क्या है ये जेम्यूल्स? 12th में पढ़ना है आपको वैसे, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ तो क्या होते हैं, जब स्पॉन्जिला को लगता है कि मेरी अंतिम घड़ी आ गई है तो वो क्या करता है, एक मटके जैसी ऐसी संरचना बनाता है। इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि भाई ये 12th का सिलेबस है। ऐसे ये बीजाणु है, इनको बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। ठीक है, और बाहर इसके वही कंटक प्रेजेंट होते हैं, और बाहर जो है वो जेली समान संरचना होती है। ये जो बाहर की परत है ये कैसी होगी? जेली जैसी। ये इस अवस्था में पड़े रहते हैं। ये अंदर बीजाणु है इसके, जिसको आर्कियोसाइट कहते हैं। पहले ये वही अलैंगिक जनन करेंगे, बहुत सारे बीजाणु बना लेंगे, फिर एक इनके चारों तरफ जेली जैसी संरचना बन जाती है। कहाँ बनती है? उस स्पॉन्ज के अंदर बनती है। फिर जब स्पॉन्ज को लगता है कि वो फट गया या मर गया तो ये सारी जो है जेम्यूल, इनको जेम्यूल कहते हैं। बॉल लाइक संरचना जो बनी है ना, इसको बोलते हैं जेम्यूल। ये क्या होगा? ये भी प्रैक्टिकल में शायद आप पढ़े, देखें इसको, मतलब माइक्रोस्कोप में। तो ये जो है, ये क्या होता है, ये सारे जेम्यूल बाहर निकल जाएंगे। फिर जब इनको लगेगा कि अब परिस्थितियां समान हो गई है, पानी वानी आ गया है, भोजन भी अच्छे से मिल रहा है, तो ये ऐसे उल्टे चिपक जाएंगे, मतलब ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे चिपक जाएगा। फिर यही पूरा क्या बना लेगा? स्पॉन्ज बना लेगा। ये शॉर्ट में बताया मैंने आपको क्या होते हैं जेम्यूल्स। बॉल लाइक जेली लाइक संरचना होती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो परिवर्तन यानी डेवलपमेंट कैसा होगा? युग्मनज वही नर मादा जैसी संरचनाएं मिल जाएंगी, जाइगोट बन जाएगा, पूर्ण भंजी विभलन यानी होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, द्वारा विभाजित होता है। जीवन चक्र में एक रोमाभियुक्त मतलब रोम होंगे, कैसे बताती हूँ, एम्फीब्लास्टुला, इसको याद रखें, वह पैरेनोकॉमुला बनता है। क्या होता है ये रोमायुक्त? मतलब इसका जो भ्रूण होगा वो कुछ लार्वा जो होगा, जो जीवन चक्र में जो लार्वा अवस्था बन रही है वो कैसी है? कुछ ऐसी, उस पर रोम ही रोम है, मतलब ऐसे छोटे 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 क्या होंगे? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसको हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला।
बाद में जब ग्रेजुएशन पढ़ोगे तो इस एम्फीब्लास्टुला की भी संरचना पढ़नी पड़ेगी। तो अभी ये सिर्फ इतना समझ लो, रोम युक्त संरचना होती है। और ये जो वर्ड आया है पूर्णभंजी, इसका क्या मतलब है? देखो, जब हमारा जाइगोट बनता है यानी युग्मनज बनता है तो वो एक कोशिकीय होता है, उसको विभाजन करना होता है। हम में यानी मनुष्य में, और ये पॉरीफेरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉरीफेरा में भी पूरा के पूरा जाइगोट जो है वो सब जगह से विभाजित होता है। मतलब जो कोशिकाएं बन रही है, एक कोशिका से बहुकोशिकीय बनेगा तो पूरा के पूरा जाइगोट विभाजित होता है। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें मान लो जाइगोट का सिर्फ इतना ही पार्ट विभाजित हो रहा है, ये पार्ट विभाजित नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अंशभंजी। ठीक है, तो पूर्णभंजी का मतलब पूरा का पूरा जाइगोट विभाजित होकर क्या बना रहा है? भ्रूण बना रहा है। ये डिपेंड करता है कि अंडा कैसा है, मतलब उसका युग्मनज कैसा है, उसका अंडा कैसा है, वो सारी चीजें बहुत दूर के मैटर की है। बस आप समझ लीजिए कि पूर्णभंजी क्या होता है। चलिए, तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म होता है। पॉरीफेरा संघ भी यहाँ पे जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट, क्योंकि डिटेल हमें इतना पढ़ना नहीं है, आपने देख ली होगी बुक में क्या जानकारियाँ दे रखी है इसके बारे में, हमने उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर दिया ताकि लिखने और दिखने दोनों में अच्छा लगे। और इसी तरह आप सारे संघ हम पढ़ेंगे, उनको हमें ब्रीफ में ही पढ़ना है, फिर भी हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ही पढ़ा है। तो आज का लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट हम सिलेंटेटा को पढ़ेंगे और उसके बारे में जनरल कैरेक्टर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।